यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। अखिलेश यादव के आदेश पर जारी हुई इस लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम भी है, जिसके बाद उन तमाम कयासों पर विराम लग गया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। खबरें ये भी थी कि अखिलेश यादव उन्हें टिकट देने को कतई तैयार नहीं है और ऐसे में शिवपाल यादव की परंपरागत सीट जसवंत नगर से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनावों के लिए 191 प्रत्याशियों की सूची जारी की और उसके बाद ये साफ हो गया कि भले ही चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश में सियासी खींचतान मची रही हो, लेकिन शिवपाल यादव एक बार फिर से चुनाव जरूर लड़ेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। सरकार अभ्यादेश पारित करने का आश्वासन देने के बावजूद प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन रोकने का नाम ही नहीं ले रहे। प्रतिबंध के खिलाफ जन आंदोलन तेज होता जा रहा है और तमिलनाडु में यातायात पूरी तरह जाम है। जल्लीकट्टू प्रदर्शन के समर्थन में राज्य में दुकान, ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, थिएटर्स और यहाँ तक कि दवाइयों की दुकान भी बंद हैं। कई जाने माने हस्ती, सिनेमा स्टार्स राज्य भर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री को अध्यादेश प्रस्ताव भेजा है। आज रात या कल सुबह तक राष्ट्रपति अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। राज्य और केंद्र सरकार के निवेदन से सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्लीकट्टू पर फैसला एक हफ्ते तक टाल दिया है। तमिलनाडु को कुछ हद तक राहत मिल चुका है, मगर सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या तमिलनाडु के पक्ष में होगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई। जल्लीकट्टू को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला अभी कम से कम एक हफ्ते और नहीं आएगा। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि तमिलनाडु के मौजूदा हालात को देखते हुए इस फैसले को कम से कम एक हफ्ते और टाल दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जल्लीकट्टू से तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, लिहाजा उनका अदालत से अनुरोध है कि अदालत कम से कम एक सप्ताह तक इस मामले पर अपना फैसला न सुनाए। इस बीच जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए अध्यादेश लाने का दबाव बनाने की खातिर अन्ना द्रमुक के सांसदों ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र इस दिशा में जल्द ही कदम उठाएगा ताकि तमिलनाडु सरकार अगले कुछ दिनों में इस अध्यादेश को लागू कर सके। अब सबकी नजरें सरकार के अगले फैसले पर हैं, जो बहुत जल्द लिया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मैं एक दिन बहुत फेमस हो जाऊंगा, ये मेरा वादा है, फिर चाहे इसके लिए मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों ना बनना पड़े। 12 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्त से ये वादा किया था, जो वादा आज पूरा हो रहा है जब 70 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। अमेरिकी समय अनुसार करीब दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह के बाद ट्रंप अपना शुरुआती भाषण देंगे, जिसका थीम होगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इस समारोह में लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने का पूरा अनुमान है, जिसमें उनके समर्थक के साथ साथ ट्रंप के विरोधी भी शामिल होंगे। पूरे शहर में इसके मद्देनजर 28,000 की तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। तमाम दावों और विवादों के बीचों बीच आने वाले वक्त में बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये होगी कि सभी लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ निधि चतुर्वेदी, न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम आज एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पद से हटते ही प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन जाएंगे। सोशल साइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और गूगल प्लस पर फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर्स में वो ओबामा के बाद दूसरे नंबर पर थे। लेकिन आज रात अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की जगह डोनाल्ड ट्रंप लेंगे और इसके साथ ही मोदी सोशल मीडिया पर फॉलो किए जाने वाले लीडर्स में नंबर 1 बन जाएंगे। संदेश टू सोल्जर्स हो, माई क्लीन इंडिया हो, इनक्रेडिबल इंडिया हो या फिर सेल्फी विद डॉटर्स, इन सब के जरिए पीएम मोदी ने नए ट्रेंड्स स्थापित किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ श्वेता श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन। आयकर विभाग ने बैंकों से जानकारी मांगी है कि नोटबंदी के दौरान यानी 9 नवंबर से लेकर
30 दिसंबर के बीच कितने ऐसे खाते हैं जिनमें 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा की गई है। सीबीडीटी ने बैंकों को नोटिफिकेशन जारी करके आदेश दिया है कि बैंक टैक्स विभाग को सूचना प्रदान करें। जैसे 10 लाख रुपए या उससे ऊपर के नगद साल में एक या अधिक सेविंग खातों में जमा कराने वालों का ब्यौरा दें। वहीं 10 लाख रुपए से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने वालों के बारे में जानकारी दी जाए। साथ में 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच जिन खातों में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा की गई है उसका ब्यौरा आयकर विभाग को 31 जनवरी 2017 तक सौंपा जाए। इसके साथ में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को 30 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद बिक्री की जानकारी टैक्स विभाग को देनी होगी। सालाना 10 लाख रुपए से बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक बनाए जाने की जानकारी भी टैक्स विभाग को सौंपनी होगी। आयकर विभाग को लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों ने ज्यादा से ज्यादा काला धन बैंकों में भी जमा किया है, इसीलिए इस तरह के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। गुजरात में काले धन को सफेद करने के आरोप में सूरत के कारोबारी जिग्नेश किशोर बजियावाला को ईडी ने किया गिरफ्तार। बजियावाला ने नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर पुराने नोट बदले थे। जिग्नेश बजियावाला सूरत के मशहूर कारोबारी किशोर बजियावाला के बेटे हैं। नोटबंदी के दौरान इनके यहाँ छापेमारी में से 1 करोड़ 2 लाख रुपए के नए नोट बरामद हुए थे। इसके अलावा इनकी 400 करोड़ की संपत्ति के बारे में भी ईडी को पता चला था। जिग्नेश ने नोटों को बदलने के लिए करीब 1000 फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि बजियावाला ग्रुप के जो कर्मचारी थे उनमें से करीब 700 कर्मचारियों ने इन नोटों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईडी ने जिग्नेश के पिता किशोर और भाई विलास बजियावाला के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, जिसके तहत इन दोनों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आज कोलकाता में राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। आने वाले 2 दिनों तक चलने वाले इस समिट में देश विदेश के कई उद्योगपतियों ने लिया है हिस्सा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज अपने भाषण में पश्चिम बंगाल की तारीफ करते हुए उद्योगपतियों को यहाँ विनियोग करने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से नोटबंदी के मुद्दे पर कहा कि उद्योग के क्षेत्र में इन दिनों पैसों की कमी है। उन्होंने बंगाल के बदले हुए छवि को उद्योगपतियों के सामने रखने की पूरी कोशिश की और उद्योगपतियों से बंगाल में निवेश करने के लिए गुजारिश भी की। जिस ममता बनर्जी ने कभी सिंगूर के टाटा नैनो प्रोजेक्ट को वापस जाने के लिए मजबूर किया था, आज वही ममता बनर्जी सरकार में आने के बाद जी तोड़ कोशिश कर रही है पश्चिम बंगाल में नए उद्योगों को लाने के लिए। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ दिव्यानी चौबे, न्यूज़ नेशन। आगामी बीएमसी चुनाव में वोटरों को रिझाने की कोशिश में शिवसेना और बीजेपी ने लगाई वादों की झड़ी। कोई प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की बात कर रहा है तो कोई लोगों को रोड टैक्स से दिलाना चाहता है छुटकारा। शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि चुनाव जीतने के बाद शिवसेना 500 वर्ग फुट तक के फ्लैट वालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वसूलेगी। उन्होंने कहा कि 700 वर्ग फुट तक के फ्लैट वालों को भी प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत दी जाएगी। शिवसेना के इन वादों से बीजेपी में हलचल मच गई है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि जब तक मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो जाती तब तक जनता से रोड टैक्स नहीं वसूला जाएगा। बीएमसी को 500 से 600 करोड़ रुपए रोड टैक्स से मिलते हैं, जो उसके कुल टैक्स रेवेन्यू का 13% है। ये दोनों ही पार्टियां वादों की इस प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को पटखनी देना चाहती हैं और इसी वजह से दोनों के गठबंधन पर भी सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप जारी। वहीं आज लेह में टेम्परेचर -16.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर में ठंड हर रोज बढ़ती ही जा रही है। आज जहां श्रीनगर में टेम्परेचर -0.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, वहीं गुलमर्ग में -11.8 और पहलगाम में -13.8 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया। स्टेट की सबसे ठंडी जगह लेह में टेम्परेचर -16.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर में सबसे ठंडे पीरियड को जुलाई कलान कहते हैं, जो कि शुरू हो चुका है और 40 दिनों तक रहता है। मेट डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया है कि 22 जनवरी से फिर एक बार पूरे कश्मीर में भारी बर्फबारी होने के इम्कानात हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया एक ऐसा गिरोह जो पुलिस की वर्दी पहनकर दिल्ली और हरियाणा में लूट की वारदातों को अंजाम देता था। 4 जनवरी की रात को दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में बिजनेसमैन हनीफ की कार को पुलिस की वर्दी में एक शख्स ने रोका और ये कहकर लिफ्ट मांगी कि वो कुछ बदमाशों को
कोर्ट से पेशी से लेकर आ रहा है। जैसे ही पुलिस की वर्दी पहने लुटेरा गाड़ी में बैठा, फौरन ही सभी बदमाशों ने बंदूक की नोक पर हनीफ के हाथ पैर बांध दिए और उसके बाद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर उसको फेंक कर फरार हो गए, जिसके बाद हरियाणा पुलिस के सहयोग से इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब पुलिस की वर्दी पहनकर लूटने वाला कोई गिरोह दिल्ली या एनसीआर में पकड़ा गया हो। पुलिस के मुताबिक ऐसी लूट की वारदातों से बचने के लिए सावधानी बेहद ज़रूरी है और संदेह होने की स्थिति में पुलिसकर्मी का आई कार्ड भी चेक किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अगर आप अपने परिजनों के इलाज के चलते दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में आते हैं तो आपको मात्र 10 रुपए में स्वादिष्ट खाना खाने को मिल जाएगा। आम आदमी कैंटीन आज से आम लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। इस कैंटीन में 10 रुपए प्लेट के हिसाब से लंच लोगों को दिया जा रहा है। कल यानी गुरुवार को कैंटीन का उद्घाटन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा किया गया था। फिलहाल ये सुविधा 1 महीने तक के लिए आम लोगों के लिए शुरू की गई है, लेकिन दिल्ली सरकार की माने तो आने वाले दिनों में सुबह का नाश्ता और रात का खाना भी यहाँ लोगों को दिया जाएगा। फिलहाल इस कैंटीन के शुरू हो जाने से लोग काफी खुश नजर आए। कम कीमत में बढ़िया खाना किसे पसंद नहीं, ये वजह है कि लोगों को फिलहाल ये कैंटीन बहुत पसंद आ रही है। लेकिन इस बीच अब सरकार की चुनौती होगी कि आगे भी कम कीमत में बढ़िया खाना लोगों को मिलता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।